हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जिसका टाइटल है एग्रीकल्चर। देखिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर जो चैप्टर है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्जाम, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्रीकल्चर से देखने को मिलेंगे, स्पेशली पिछले 3-4 सालों में। क्योंकि जब से आईएफएस इंक्लूड हुआ है यूपीएससी के साथ साथ, जो है आईएएस और आईएफएस का पेपर जब से कंबाइन हुआ है, तब से एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस में तो अगर पहले से था ही, प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं जो एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है वो 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में कवर होंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कई सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछे गए हैं। और जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब भी मैं और कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड डेफिनेटली करूंगा। खैर, तो ये तो बात होगी इसकी इंपॉर्टेंस की। इसकी इंपॉर्टेंस बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। खैर, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं, चौथे चैप्टर को कवर करते हैं। देखिए, इंडिया, बचपन से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है ना। आपने सुना होगा इंडिया जो है वो एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उसको फीड करने के लिए भी आपको फूड चाहिए, फूड एग्रीकल्चर से आएगा। दूसरी बात, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप फूड इंडस्ट्री की बात करो वो भी पूरी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनका रॉ मटेरियल आपको एग्रीकल्चर से मिलता है। इंडिया की ओवरऑल जीडीपी का काफी बड़ा परसेंटेज जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये होती है प्राइमरी सेक्टर में, है ना। हमारे पास 3 एक्टिविटी होती है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हालांकि 2 सेक्टर और भी होते हैं, क्वाटरनरी, क्यूनरी, उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है जिसके अंदर हम लोग नेचुरल रिसोर्सिस का बेसिकली यूज करते हैं। जैसे आपका माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया, हंटिंग गैदरिंग हो गया, ये सब एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आती हैं। खैर, बात करते हैं सीधा चैप्टर के बारे में, बात करते हैं क्या कहता है। लेकिन इस चैप्टर में इन्होंने जो है किसी स्टोरी से शुरू नहीं किया, लेकिन हर बार स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमें पता है कि एग्रीकल्चर की हमारे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होती है। कहता है इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, मतलब 65-66% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। जीडीपी नहीं, जीबीटी तो हार्डली 14-15% होती है, लेकिन जो एंगेजमेंट है दोस्तों, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, आज भी इंडिया में 50-55% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपको रॉ मटेरियल चाहिए अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, आपको एग्रीकल्चर से मिल सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, कहता है कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। जैसे आपको मैंने बता दिया, फूड सेक्टर इंडस्ट्री हो गया, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, खैर, उसके अलावा एग्रीकल्चर से जो आपको कॉफी, टी, स्पाइस एटसेट्रा एटसेट्रा वो भी आपको एग्रीकल्चर से मिल जाता है। बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की, बात करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर ना, जब से इंसान की सिविलाइजेशन शुरू हुई तो एग्रीकल्चर तब से शुरू थी, आज भी शुरू है, फ्यूचर में भी डेफिनेटली रहेगी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से या सोशो कल्चरल चेंजेस की वजह से एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस में काफी ज्यादा फर्क आ गया है ना। अब अगर मैं अपने दादा के समय की बात करूं तो वो हल चलाते थे, आज मेरे यहाँ पे कोई हल नहीं चलाता, वो ट्रैक्टर आ गए हैं। पहले जो सिंचाई की जाती थी, इरिगेशन की जाती थी, वो भी दूसरे तरीके से होती थी, यहाँ पे हाट लगती थी। आजकल तो हाट कहीं नहीं होती, आजकल तो ट्यूबवेल होता है, कहीं पे स्प्रे इरिगेशन होता है, कहीं पे अलग ड्रिप इरिगेशन होता है। तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है, उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग, अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मिंग को कई तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है आपकी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखिए सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जो आप अपने सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करते हो, बेसिकली ये मतलब होता है सब्सिस्टेंस का। जैसे मान लो मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं और मेरे पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, तो डेफिनेटली उस लैंड के अंदर मैं इतना ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा जो मेरी फैमिली के लिए एनफ होगा। अब उस छोटे से पीस ऑफ लैंड में मैं कोई मार्केट में बेचने थोड़ी जाऊंगा। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है दोस्तों जिसमें
आप लोग सिर्फ अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए ही प्रोड्यूस करते हो, मार्केट में बेचने के लिए यूज नहीं करते हो, क्योंकि उसमें आप सरप्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो सबसे बड़ा यही है कि आपके पास जो लैंड होती है वो काफी लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड लैंड में आप लिमिटेड ही प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब कुछ सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत प्रिमिटिव लेवल की होती है, मतलब जो पुराने समय से लोग यूज करते आ रहे हैं, उस तरह की जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है ना, फार्मिंग होती है, उसमें आप किसी तरह का फर्टिलाइजर बेसिकली यूज नहीं करते हो, आप नेचुरल मीन्स का यूज करते हो, जैसे आपने गोबर की खाद का यूज कर दिया है ना, इस तरह की चीजें उसमें बेसिकली यूज की जाती हैं। एक्स्ट्रा आप जैसे आपने यूरिया या जिप्सम वगैरह आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सब्सिस्टेंस जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें हम लोग मॉडर्न इरिगेशन के तरीके भी यूज नहीं करते हैं। उसमें बेसिकली जो मॉनसून के थ्रू जो बारिश होती है उसी का बेसिकली यहां पे यूज किया जाता है। गेटिंग दिस पॉइंट? ये होती है आपकी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब काफी पुरानी, है ना, बैकवर्ड भी एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप यूज नहीं करते हो। तो इंडिया के कुछ पॉकेट्स में आपको जो है प्रिमिटिव टाइप की एक एग्रीकल्चर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सारी की सारी चीजें होंगी। स्लैश एंड बर्न के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसे आप लोग झूम कल्टीवेशन भी बोलते हो, है ना, वो सारी की सारी चीजें हैं। एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, तो ये दोबारा बार हम लोग इसको इसी बात को बोल रहे हैं, लोग रिपीट कर रहे हैं। और इसमें होता ही है कि जो सोइल की, अच्छा अब बोलोगे सर वहां की सोइल की फर्टिलिटी कैसे होती है? एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर तो यूज करते नहीं है। देखिए, सोइल की फर्टिलिटी के लिए लोग क्या करते हैं, उस जगह को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो एक साल के बाद लगभग उसमें दोबारा से फर्टिलिटी आ जाती है, तो वहां पे दोबारा से एग्रीकल्चर कर लेते हैं। तो ये आपकी जो है बेसिकली इस तरह का एग्रीकल्चर प्रिमिटिव काफी एग्रीकल्चर होती है। इसमें ओवरऑल लैंड प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है, मतलब ओवरऑल आपकी खेत के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए हम लोग हाई क्वालिटी सीड्स का यूज नहीं करते, ना ही हम हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ना ही फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ना ही पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली जब आप इन चीजों का यूज नहीं करोगे तो भैया प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन तो कम होगी ही, सिंपल सी बात है। जूमिंग की इसने बात वो बताई दी है कि स्लैश एंड बर्न होती है, आप जंगल को जलाते हो, वहां पे खेती बाड़ी करते हो, कुछ सालों के बाद दूसरी जगह पे चले जाते हो, वहां पे पीस ऑफ लैंड को जलाते हो ना, उसे आप लोग स्लैश एंड बर्न बोल सकते हो, झूम कल्टीवेशन बोल सकते हो। तो कई जो है चीजें यहाँ पे हैं। अब जूमिंग का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम यहाँ पे बताया गया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, काम एक ही है, करेक्टर एक ही है। जैसे मैक्सिमो में आप उसको मिल्पा बोलते हो, वेनेजुएला में उसको जो है आप कोनुक बोलते हो, ब्राजील में उसको रोको बोलते हो, इंडोनेशिया में उसको लडांग बोला जाता है, वियतनाम में उसको रे बोला जाता है। अगर आप इंडिया की ही बात करो, इंडिया में मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं वो भी झूमिंग कल्टीवेशन करती हैं, वहां पे इसको बेवार या फिर दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू और पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में इसके जो है अलग अलग नाम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी कहा जाता है, ठीक है, हिमालयन बेल्ट में इसको खिल कहा जाता है, झारखंड में इसको कुरुआ कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको झूमिंग कहा जाता है। यहां से अब प्रीलिम्स में आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं कि कौन से एरिया में इसका क्या नाम है, करेक्टर बिल्कुल सेम है। देखिए जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रखा है, यहाँ पे जला दिया इन्होंने, जला के वो खेती बाड़ी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, ये पिक्चर आपके सामने होगी, ये देखिए प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेगा। देखिए टॉपिक आपको पता होता है, उसके बावजूद भी हम लोग ना उसकी जो छोटी छोटी चीजें कई बार नहीं याद करते हैं, जो एग्जाम में हम लोग फंस जाते हैं फिर, ठीक है। तो वो सारी सारी चीजें हो गई। उसके अलावा इसने बहुत शानदार एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे पिक्चर भी थी शायद कहीं, अच्छा पिक्चर नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे मेघालय वाले रीजन में वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, अब वहां पे बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, झरने बहुत सारे हैं। अब मान लो आपका गांव है, आपको यहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, लेकिन आपके गांव से जो है 2 किलोमीटर दूर जाके वो स्प्रिंग है। अब वहां से यहां तक पानी कैसे लेके आए? मोटर तो आप लेके नहीं आ सकते, पाइप आप दबा नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, लोकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बैम्बू लेते हैं, है ना, बैम्बू लेते हैं, उस बैम्बू जोड़ जोड़ के उन बैम्बूज को आपस में ऐसे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद वो स्प्रिंग तक लेके जाते हैं। तो स्प्रिंग से वो पानी बैम्बूज के थ्रू धीरे धीरे फ्लो करता हुआ आपके खेत तक आ जाता है। ये भी एक इरिगेशन का मेथड होता है, बैम्बू का आप यूज करते हो, बैम्बू कनाल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये मेघालय में बेसिकली काफी पॉपुलर है, ये जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो मेघालय में जाते हैं, इस चीज को देखने के लिए भी जाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक होती है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए है तो ये भी सब्सिस्टेंस, मतलब यहां पे भी हम लोग मार्केट के लिए एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अपने कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव नहीं है, ये इंटेंसिव है। इंटेंस का मतलब होता है जब वहां पे आप जो है उसका
बहुत ज्यादा यूज करते हो, उसे कहते हैं इंटेंसिव। अब जैसे मान लो किसी एरिया पे लैंड तो कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब उस छोटे से पीस ऑफ लैंड से आपको बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना है, तो कैसे करोगे? आप उस लैंड का जो है बहुत ज्यादा यूज करोगे। आप उस लैंड में एक साल में कम से कम 2-3 क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करोगे। इसे कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहते हैं? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन, लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आप उसका मैक्सिमम यूज करना चाहते हो। मैक्सिमम, और मैक्सिमम यूज कैसे होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे होगा? जब आप वहां पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे, बहुत ज्यादा लेबर का यूज करोगे, है ना। इसे कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यहां पे यूज किए जाते हैं ताकि छोटी सी लैंड से आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहां पे कर सको। गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा अब इसकी नौबत क्यों आई? देखिए, क्योंकि जैसे मान लो किसी के पास जमीन होती है तो उसके बाद उसके बच्चों में डिवाइड हो जाती है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो बच्चों में ट्रांसफर होता रहती है, आगे बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं, तो जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी वजह से अभी लोगों के पास बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग रह गई है ना। पहले दादा परदादा के समय में अच्छी खासी लैंड जमीन हुआ करती थी उनके पास, लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो लैंड कम होती चली गई, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से वो वहां पे ज्यादा प्रेशर हो गया, तो मैक्सिमम आउटपुट लेना पड़ता है आपको लिमिटेड लैंड से, जिसकी वजह से आप वहां पे बहुत ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हो। एक आज की जो फार्मिंग होती है वो होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग में डेफिनेटली आप इसका यूज किसके लिए करते हो? मार्केट में बेचने के लिए यूज करते हो। मार्केट में बेचने के लिए यूज करते हो, और जब किसी चीज को मार्केट में बेचने के लिए यूज करते हो तो डेफिनेटली वहां से आप मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो। मैक्सिमम आउटपुट कब आएगा? जब आप वहां पे हाई क्वालिटी के सीड्स यूज करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करोगे, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का यूज करोगे, क्योंकि आपको मार्केट में बेचना है ना यार। तो आप मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हो, आप ट्रैक्टर का यूज करते हो, कंबाइन का यूज करते हो, थ्रेशर का यूज करते हो, आप मशीनों का यूज करते हो, केमिकल्स का यूज करते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सको और उसको मार्केट में बेच सको। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया, जैसे हरियाणा और पंजाब, यहां पे जैसे मान लो आप उड़ीसा में जाते हो, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाते हो, या फिर आप झारखंड में जाते हो, बंगाल में जाते हो, वहां पे जो चावल होता है, राइस की जो कल्टीवेशन की जाती है, वो वहां पे पर्सनल कंजप्शन के लिए किया जाता है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में राइस को कल्टीवेशन को किया जाता है कमर्शियल, एज ए कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि यहां पे जो राइस कल्टीवेशन की जाती है बेसिकली वो मंडी में बेचने के लिए की जाती है। और अभी जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहां पे सबसे ज्यादा जो फार्मर्स हैं वो कहां के हैं? हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, वेस्टर्न यूपी से हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पे राइस को, जो एक्स्ट्रा जो आपकी धान की खेती होती है, फसल होती है, उसको मंडी में बेचा जाता है। और क्योंकि जो नए कानून हैं, फार्म जो लॉज आए हैं, किसानों को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से पूरा मंडी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इससे उनकी इनकम इंपैक्ट होगी, इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे राइस और व्हीट एज अ कमर्शियल क्रॉप यूज की जाती है, लेकिन जब आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, वहां पे वो कमर्शियल क्रॉप नहीं है, वो सबसिस्टेंस क्रॉप है। लोग पर्सनल कंजप्शन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चलिए। तो जो प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन भी कमर्शियल क्रॉप होती है। प्लांटेशन में जैसे आप बोलोगे, जैसे मान लो शुगर केन, टी, कॉफी, रबड़, बनाना, है ना, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। बेसिकली इंडिया में जैसे टी है, कॉफी है, ना, इसको बेसिकली ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ठीक है, जैसे टी तो आप जो है आसाम में या दार्जिलिंग वाले रीजन में काफ़ी फेमस है। कॉफ़ी अगर आप जाओगे तो केरला और कर्नाटका में जो है किया जाता है। बेसिकली ये किसके लिए किया जाता है? मार्केट के लिए किया जाता है, एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए। तो और क्योंकि ये एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। तो जहाँ जहाँ पे टी, कॉफ़ी या बनाना कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मोस्टली ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे वहां के मौसम के हिसाब से, वहां की लैंडफॉर्म के हिसाब से, वहां की सोइल के हिसाब से, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां के लोगों, वहां पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहां पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, कब की जाती हैं, किस पर्पज के लिए की जाती हैं, उसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न।
मतलब कौन से समय में इन वहां के जो फार्मर्स हैं वो कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं और क्यों करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इंडिया में कई सारे सीजन्स होते हैं। इंडिया में मॉनसून सीजन होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है। तो इंडिया में अलग अलग सीजन्स पाए जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी अलग अलग होती है। इसीलिए उसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी राबी क्रॉप्स, एक होती है खरीफ क्रॉप्स और एक होती है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स, राबी जो दोस्तों क्रॉप्स होती हैं वो कब बोई जाती हैं, विंटर के सीजन में, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अभी जो क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी, जिनको अभी लगाया जाएगा बेसिकली, उनको बोलते हैं राबी क्रॉप। तो अभी क्या लगाया जा रहा है, वीट लगाया जा रहा है, वीट। तो वीट इज अ राबी क्रॉप। ठीक है, वीट के साथ साथ बार्ले, पीज, ग्राम और मस्टर्ड, ये सब आपकी राबी क्रॉप्स होती हैं। एक एक क्रॉप आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, बिल्कुल याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जो बियर होती है, जिसको आप ना बार वगैरह में पीते हो या दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, तो जो बियर होती है ना दोस्तों, बियर का किससे बनती है, बियर बनती है बार्ले से। कई जगह पे आपको बियर जो है वो वीट से भी देखने को मिलती है। तो बियर जो है बेसिकली वो वीट की, अगर आप बियर पीते हो तो बियर पीने के लिए कहां जाते हो, बियर पीने के लिए जाते हो आप बार में जाते हो, है ना, किसी क्लब में जाते हो, बार में जाते हो। और बियर पीने के बाद क्या होता है, बियर पीने के बाद मस्त हो जाते हो। क्या हो जाते हो, मस्त, क्योंकि आप झूमने लगते हो, तो आप हो जाते हो मस्त। और बियर पीने के बाद, अगर आपने किसी ने बियर का एक्सपीरियंस लिया होगा, तो बियर पीने के बाद ना बाथरूम बहुत जाना पड़ता है बार बार। बाथरूम का मतलब पी, पी, है ना। और जनरली क्या होता है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। तो वीट बार से हो गया आपका बार्ले, मस्त से हो गया आपका मस्टर्ड, और पी से आपका हो गया पीस। साथ में बस आपको ग्राम याद रख लेना है। ठीक है, बस ये ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो ये आपको क्रॉप्स यहां पे याद हो जाएंगी, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज एंड ग्राम। ठीक है, क्योंकि उसमें जो चखना आप लेते हो उसमें आप बहुत बार जो है मूंगफली वगैरह भी खाते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो गई। खैर, वो चीजें सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब ये कहाँ कहाँ पे ग्रो होती हैं, बेसिकली ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सच पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वगैरह में आपको ये फसलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कारण क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अभी सर्दियों के सीजन में बारिश होती है कि नहीं होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर में जो रेनफॉल होता है वो आपको क्या करेगा, जो ये राबी क्रॉप्स होंगी इनमें पानी आ जाता है, उनको इरिगेट करता है ना, इसी वजह से यहाँ पे विंटर में ये फसलें ग्रो की जाती हैं। ठीक है, ये तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इसकी वजह से यहां पे वीट को बहुत प्रमोट किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कहानी आपको बता देता हूं। 1956 में अमेरिका के अंदर एक लॉ पास किया गया जिसे कहा गया PL 480। क्या कहा गया, PL 480। इसके तहत क्या होता था, जो अमेरिका में सरप्लस होती थी क्रॉप्स, जो उनका फूड ग्रेन सरप्लस होता था वो उसको दूसरी कंट्रीज में बेच देते थे। अब ये एग्रीमेंट उन्होंने इंडिया के साथ भी किया PL 480 के तहत। तो वो लोग क्या करते थे, 1956 की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में वीट को एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया, क्योंकि उस समय इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इंडिया में प्रॉपर तरह से फूड ग्रेन हमारे पास नहीं था, तो इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा फैमिन वगैरह आ जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, अमेरिका से वीट को इंपोर्ट करते थे। लेकिन समस्या ये है, पॉलिटिकली इंडिया वाज मच क्लोजर टू रशिया एंड समटाइम्स यूएसए यूज्ड टू प्रेशराइज अस अगेंस्ट रशिया। फिर 1962 वॉर हुआ, पाकिस्तान के साथ भी हमारा वॉर हुए, और रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से बहुत बार अमेरिका हमें ब्लैकमेल करता था फूड को लेके, कि मैं तुम्हारी फूड की सप्लाई रोक दूंगा एंड ऑल दैट। तो इंडिया ने क्या सोचा कि देखो भैया, हमारी जो दुखती रग है वो भी अमेरिका के हाथ में है। तो इंडिया ने सोचा कि हम लोग अभी क्या करेंगे, एक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। तो इंडिया ने मैक्सिको के साथ, इंडिया के जो साइंटिस्ट लोग हैं मैक्सिको के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटीज को
डेवलप किया, फिर उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट जो है 1960s में इंडिया में डेवलप हुआ, एंड थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन आज इंडिया में सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं। तो आज हम लोग अपनी जरूरतों को तो पूरा कर ही सकते हैं। इंडिया में लगभग अपने अगले 2 सालों के लिए सरप्लस फूड ग्रेन है। मतलब ये इंडिया में बिल्कुल पूरी तरह से जो है भूखमरी नहीं है। इवन आज इंडिया दूसरी कंट्रीज में फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करता है, तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये जो दोस्तों जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, जब इंडिया में अप्लाई किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, ये बेसिकली पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और सम पार्ट ऑफ राजस्थान और तमिलनाडु वगैरह के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस पहले से ही थोड़ी ठीक ठाक थी। ठीक है, एग्रीकल्चर ठीक ठाक डेवलप था, यहाँ पे कनाल सिस्टम अच्छे से डेवलप था, बिजली भी आ रही थी, वो सारी की सारी चीजें थी यहाँ पे। खैर, तो समझ गए होंगे अभी अब मेरे को क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये राबी क्रॉप्स हो गई आपकी। उसके अलावा फिर आगे वो होती है खरीफ क्रॉप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप्स। देखिए एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जैसे आर फॉर राबी एंड आर फॉर राइस। ठीक है, एक हो गया आपका खरीफ। अब देखो आपने कैसे याद करना है, राबी जो है आर से शुरू होता है, राइस भी आर से शुरू होता है, लेकिन ये अपोजिट है। राबी मतलब वीट, आर नहीं है, मतलब वीट। राबी मतलब राइस से स्टार्ट नहीं होगा, वीट से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। इसका मतलब खरीफ किससे स्टार्ट होगा? आर से स्टार्ट होगा। तो खरीफ राइस और राबी मतलब वीट, अपोजिट होता है, आर का अपोजिट होता है। तो राबी को राइस से इक्वेट मत करना, राबी को वीट से इक्वेट करना है। ठीक है, इसीलिए आप इसको याद कर सकते हो इस तरह से। तो खरीफ की जो दोस्तों क्रॉप होती है वो कब कब ग्रो की जाती है? मॉनसून के समय में की जाती है। ठीक है, तो आपका जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है, अक्टूबर का महीना होता है, तब आप इसको लगाते हो खरीफ क्रॉप को बेसिकली। ठीक है, तो खरीफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है वो तो पैडी होती है, राइस होती है। पैडी के अलावा मेज, जवार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी की सारी होती हैं यहाँ पे। पैडी, मेज, जवार, बाजरा, उसके अलावा मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। अगर आपने राबी की याद कर ली है तो फिर खरीफ को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके जो बची होती हैं वो आपकी खरीफ की होती हैं। बाकी वो आपको पता ही है। वीट, जो राबी वाली बात कर रहा हूं मैं, वीट की जो बियर पीते हो, बियर कहां पीते हो? बार, मतलब बारले। बारले बियर पी का मस्त हो जाते हो, मतलब मस्टर्ड। उससे आप जो है सूसू करने जाते हो, बाथरूम करने जाते हो, मतलब पीज। और ग्राम जो है आप चखने में लेते हो। तो वो चीजें होगी आपकी राबी वाली, बची हुई होगी आपकी खरीफ वाली। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुड़, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन कहां कहां पे ग्रो की जाती हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा एंड ऑल दैट। क्योंकि इनको काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और पानी कहां पे होता है? वहीं जहां पे मानसून के अंदर बारिश आती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपको ये खरीफ की क्रॉप्स मिलती हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आसाम, वेस्ट बंगाल, खूब भरपूर मात्रा में यहाँ पे राइस होता है। महाराष्ट्र वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे खूब कॉटन ग्रो किया जाता है। मध्य प्रदेश में जाओगे तो आप वहाँ पे जो है उड़द और ये सब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की दोस्तों जो सोइल है, जो ज़मीन है, वो पैडी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। फिर भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पैडी कल्टीवेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आर्टिफिशियल हम लोगों ने यहाँ पे इरिगेशन को डेवलप कर लिया है ना। हम लोग ट्यूबवेल का यूज करते हैं, सबमर्सिबल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, और हाई क्वालिटी राइस, मतलब बासमती राइस हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कई जगह ऐसी हैं, जैसे आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे साल में 3-3 बार राइस की कल्टीवेशन की जाती है, जिसे कहा जाता है ओस, अमान, ठीक है, और बोरो। ठीक है, याद रहेगा आपको। खैर, तो एक हो गई आपकी राबी, एक हो गया आपका खरीफ। राबी और खरीफ के बीच में एक दो महीने का खाली समय होता है। उस खाली समय में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं समर के महीने में, जैसे आपका जैसे आपका अक्टूबर और मई के महीने में, उसके अप्रैल और मई के महीने में, जो आपका वो बीच में गर्मी वाला पीरियड होता है ना, अप्रैल मतलब आधा अप्रैल से आगा मई वाला एरिया और थोड़ा सा जून वाला एरिया, तो बीच में जो 1.5-2 महीने होते हैं बहुत गर्मी वाले होते हैं। गर्मी में आपको क्या मिलता है? क्या खाते हो गर्मी में आप? वाटरमेलन खाते हो, है ना।
तरबूज खाते हो, खरबूज खाते हो, उस समय आपको खीरा खाते हो सैलेड में, तो वो सारी चीजें ना उस समय ग्रो की जाती हैं, जिसे कहा जाता है जायद। क्या कहा जाता है? जायद। तो जो जायद की फसलें होती हैं ये बिटवीन खरीफ और रबी होती हैं। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूक्यूम्बर, वेजिटेबल्स वगैरह जो है उस समय ग्रो की जाती है। और जहां तक शुगर केन की बात है, भैया शुगर केन तो साल भर ग्रो किया जाता है, क्योंकि शुगर की केन की जो फसल है उसको तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 3 क्रॉपिंग पैटर्न सीजन हो गया हमारा। अभी बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में इंडिया में। इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा। ठीक है, अगर आप यहां पे क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। जैसे पर्टिकुलर क्रॉप के, जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, इसके बारे में जो है ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा जो है देखिए खरीफ के बारे में पूछा गया है विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे फर्टिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा अगर आप अगले क्वेश्चन में जाते हो, जैसे पल्स प्रोडक्शन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अगर आप जाते हो तो आपको इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में, देखिए ये जीएम मस्टर्ड के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एग्रीकल्चर में अगर आप जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन वो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना यूपीएससी में, कई बार वो बहुत माइनर टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं। किसी पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पूछेंगे, उसकी कोई आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस देंगे, फिर बताएंगे बताओ ये कौन सी क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हर जो इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन, उनका रेनफॉल, कितना पानी चाहिए, कौन से समय में ग्रो होती है, वो खरीफ की होती है, जायद की होती है या राबी की होती है, उन कुछ क्रॉप्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप एग्जाम में श्योर हो सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले राइस की बात करता है, क्योंकि राइस जो है इंडिया में बिल्कुल स्टेपल फूड है। मोस्टली लोग इंडिया में राइस कंज्यूम करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, ईस्ट या वेस्ट में जाओगे, नॉर्थ इंडिया को छोड़ के, नॉर्थ इंडिया में लोग ज्यादातर व्हीट कंज्यूम करते हैं राइस की बजाय। ठीक है, राइस जो है किसी किसी ओकेजन पे वो यहाँ पे की जाती है। खैर, इंडिया जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है राइस। पहले नंबर पे होता है आपका चाइना। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, राइस को पकने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो इसको आप जो है जुलाई अगस्त में करती हो ना, उस समय हाई टेम्परेचर होता है, अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनुअल रेनफॉल आपको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, तभी तो मानसून के सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन आपका मानसून में की जाती हैं। अगर कहीं पे कम रेनफॉल भी होता है, मान लो हरियाणा और पंजाब में, तो वहां पे आप उसको एक्स्ट्रा इरिगेशन प्रोवाइड करवाते हो, है ना, ट्यूबवेल वगैरह से। तो ये चीजें हो गई आपकी राइस के बारे में। ठीक है, उसके अलावा क्या कहता है, राइस कहां कहां पे ग्रो किया जाता है? राइस को ग्रो किया जाता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कोस्टल एरिया में किया जाता है। ठीक है, डेल्टाइक रीजन में किया जाता है। तो ये हो गया आपके राइस वाले रीजन। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे भी देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये राइस जो रीजन ग्रुप होते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जो थोड़े से डार्क ग्रीन वाले एरिया हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मेजर एरियाज हैं। जो थोड़े से लाइट ग्रीन वाले, जैसे आपका ये थोड़ा पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा पार्ट ऑफ राजस्थान, या फिर वेस्टर्न यूपी आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला पार्ट है ना, कुछ तेलंगाना वाला पार्ट, यहाँ पे माइनर एरियाज हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इरिगेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है राइस को कल्टीवेशन के लिए। अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जैसे यहाँ पे जाओगे, केरला वाले रीजन में खूब सारा राइस यहाँ पे ग्रो किया जाता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको माइनर एरियाज हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एरियाज के बारे में। अब उसमें ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कनाल इरिगेशन एंड द ट्यूबवेल्स हैव मेड, मतलब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या है, बारिश तो बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कनाल यहाँ पे बहुत सारी, अंग्रेजों के समय में ही हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान वाला जो सिंध वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी कनाल्स बनाई गई इरिगेशन के पर्पज के लिए। और क्योंकि प्लेन एरिया है, कनाल बनाना आसान है। अभी मॉडर्न समय में वहां पे क्योंकि बिजली पहुंच गई है हर जगह पे, तो बिजली पहुंचने की वजह से लोगों ने वहां पे ट्यूबवेल भी बना लिए हैं। तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सम पार्ट ऑफ राजस्थान, जहां पे नेचुरली राइस कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, उसको भी हम लोगों ने पॉसिबल कर दिया है, राइस कल्टीवेशन को। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीट की। राइस के बाद इंडिया में वीट जो है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेरेल क्रॉप होती है, मतलब फूड क्रॉप हमारी होती है। ठीक है, इट इज द मेन फूड क्रॉप कहां कहां पे, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, क्योंकि वहां पे वीट ही ज्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये एक राबी क्रॉप होती है, जिसको मैंने आपको बता दिया। राबी मतलब आर का अपोजिट, मतलब यहाँ पे वीट से हम लोगों ने किया था, राइस से नहीं किया था। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी।
अब इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इसको ग्रो करने के लिए जो है कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जो महीने होते हैं ना, इस समय ये ग्रो करती है, बड़े अच्छे से ग्रो करती है। वीट, तो अभी वीट लगाई जाएगी, लेकिन वीट की जो कटाई कब होगी? जब गर्मियां आ जाएंगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में सिर्फ वीट की मतलब ये इसको लगाया जाता है कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन आपका जब अप्रैल और मई में जो है इसको काटा जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय में इसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो ठंडे जब सीजन होता है तभी अच्छे से ग्रो करती है, ब्राइट सनशाइन होती है। जब ये पकती है ना तो अच्छी सनशाइन वहां पे होनी चाहिए पकने के लिए। 50 to 75 सेंटीमीटर इसके लिए काफी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो विंटर के अंदर जो रेनफॉल होता है बेसिकली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस इट। और अगर थोड़ा बहुत ड्राई रीजन होता है तो आप एक्स्ट्रा इरिगेशन इसको प्रोवाइड करा सकते हो। तो जैसे आपका जो गंगा सतलुज प्लेन होता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और डेक्कन प्लेटू में जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन होता है, वहाँ पे भी अच्छी खासी वीट ग्रो की जाती है। इंडिया में जो वीट ग्रोइंग रीजन है जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह, वो सब यहाँ पे बताया गया है। आपने क्या करना होता है, कम से कम टॉप 4 जो है आपको याद करने रहते हैं, चाहे वो किसी क्रॉप की भी बात करो, राइस हो, चाहे वीट हो, ज्वार हो, बाजरा हो, शुगर केन हो, टी हो या कॉफी हो, आपको कम से कम टॉप 4 स्टेट्स पता होने चाहिए अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से। कई बार वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिलेट्स के बारे में, बात करते हैं जिसे मतलब मोटा अनाज आपको कई बार बोल देते हैं लोग इसको हिंदी में। तो जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स मानी जाती हैं, ठीक है। अब वैसे लोग इनको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं खाने में, क्योंकि इनको मोटा अनाज बोला जाता है कि जो मोटा अनाज होता है बेसिकली उसको जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब आप न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से देखोगे ना, तो ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। लेकिन जनरली ये परसेप्शन है लोगों का कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या पुअर पीपल हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं। खैर सब लोग कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे पुराने बड़े दादा परदादा जो है वो बाजरे की रोटी बनाते थे। आज मैं खुद बाजरे की जो है खिचड़ी होती है उसको बहुत अच्छे से कंज्यूम करता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे, वन ऑफ माई फेवरेट है। खैर हो गया। अगर ज्वार की बात करो तो ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो राइस और व्हीट के बाद जो है ज्वार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अ रेन फेड क्रॉप, ठीक है, मोस्टली ग्रोन इन द मोइस्ट एरियाज विद हार्डली नीड्स इरिगेशन। बहुत ज्यादा इसको एक्स्ट्रा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बारिश वारिश जो होती है उससे इसको कम चल जाता है ना, बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इसको होते नहीं है। कहाँ कहाँ पे ग्रो की जाते हैं ज्वार? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ज्वार को ग्रो किया जाता है ना। स्टेट वाइज आप अपने आप देख लेना, थोड़ा सा आप खुद भी मेहनत करोगे तो मजा आएगा। उसके अलावा जो बाजरा है, बाजरा कहाँ पे ग्रो किया जाता है? जो सैंडी सोइल होती है बेसिकली, राजस्थान वाला या फिर कुछ राजस्थान वाला एरिया है, हरियाणा वाला एरिया है, वहाँ पे, उत्तर प्रदेश वाला कुछ एरिया है जहाँ पे थोड़ी सी सैंडी सोइल मिलती है, वहाँ पे बाजरा ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसके लिए शैलो ब्लैक सोइल आपको चाहिए होती है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा वगैरह में इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रागी की। रागी एक ऐसी क्रॉप है जो ड्राई रीजन्स में ग्रो की जाती है, ठीक है। तो रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सोइल की रिक्वायरमेंट होती है रागी के लिए, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये सारी की सारी जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब देखिए हर किसी का ट्रिक मेरे पास नहीं है, सब अपना अपना ट्रिक आप बना लीजिए, नेमोनिक्स जितना जैसे भी आपको याद करना है आपने बस याद करना है। आप क्या कर सकते हो, छोटी सी एक मैं हेल्प आपकी ये कर सकता हूँ कि आपने एक टेबल बना सकते हो, उस टेबल में एक तरफ आपने लिखना है यहाँ पे क्रॉप्स, ठीक है। तो अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो आपको लिखना है। उसके अलावा क्रॉप्स के बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पे, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन इन द सेंस के एक आप तरफ जो है आप टेम्परेचर लिख सकते हो, एक कॉलम आपने टेम्परेचर का बना लेना है, एक टेम्परेचर कॉलम जो आपने रेनफॉल का बना लेना है, एक टेम्परेचर आपने एरिया का बना लेना है, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन इसकी की जाती है, ठीक है। एक एरिया जो है आप प्रोडक्शन का भी बना सकते हो, तो टॉप 4 जो स्टेट्स हैं वहां पे इसको लिख सकते हो। तो ये 4-5 कॉलम भी अगर आप बना लोगे, इसमें सारे के सारे क्रॉप्स, तो यहाँ पे जैसे शुगर केन लिख दिया, टी लिख दिया, राइस लिख दिया, व्हीट लिख दिया, एक इस तरह की बढ़िया सी टेबल आप बना लो। उस टेबल को अपने उस पेपर को प्रिंट आउट उसका निकलवाओ और अपने चिपका लो, जहां पे आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपकाओगे तो रेगुलरली आप उसको जब देखते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो बहुत कई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है चीज़ों को याद करना, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगता है लेकिन हो जाता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेज़ की, जिसको आप मक्का भी बोल देते हैं बहुत बार, ठीक है।
तो मेज जो है कहता है इट इज द क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज द फूड एंड फोडर, मतलब इसको एज अ फूड भी कंज्यूम किया जा सकता है, एज अ फोडर। फोडर मतलब जानवरों को जो चारा होता है उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है, एक खरीफ क्रॉप होती है, मतलब जैसे राइस, जवार, बाजरा, कॉटन, मेज, ये सब आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री का चाहिए। और जनरली कहाँ पे ग्रो अच्छे से ग्रो करती है, जहाँ पे ओल्ड अलूवियल सोइल होती है, पुरानी अलूवियल सोइल, मतलब बांगर वाले रीजन में ज्यादा अच्छे से मेज अच्छे से होता है, ठीक है। उसके अलावा कहता है इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन द राबी सीजन। देखिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बिहार वैसे तो ऑल ओवर इंडिया मेज जो है वो एज अ खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार वाले रीजन में इसको एज अ राबी क्रॉप भी यूज किया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दैट मेज इज ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप ऑलवेज, नहीं नहीं, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। कभी कभी ये एज अ राबी क्रॉप भी ग्रो की जा सकती है, जैसे बिहार का एग्जांपल आपने कर लिया, ठीक है। खैर आगे कहता है कहाँ कहाँ पे ग्रो की जाती है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश वगैरह, यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। दीज आर सम ऑफ द रीजन्स। तो देखिए वीट वाले एरिया तो इसने अलग से दिखाई रखे हैं। तो जनरली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जो नॉर्थ स्टेट्स होते हैं और जो सेंट्रल जो पार्ट होता है इंडिया का, यहाँ पे ज्यादातर वीट आपकी ग्रो की जाती है। तो हरियाणा एंड पंजाब दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया बेसिकली। खैर आगे बढ़ते हैं, पल्सीज की बात करते हैं। पल्सीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी कंट्री एक वेजिटेरियन कंट्री है और ह्यूमन ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेजिटेरियन लोग हैं तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, अब चिकन मीट तो आप खाओगे नहीं, अंडे तो आप खाओगे नहीं। तो जो पल्सीज है ना, पल्सीज जो है हमारी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन के लिए प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। तो पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पल्स के मामले में जो है इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इसके साथ साथ पल्सेस के मामले में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, क्योंकि जितनी पल्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में उससे कहीं गुना ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्सेस कहां से आएंगी, वो तो इंपोर्ट से आएंगी, इसलिए हम लोग काफी ज्यादा पल्सेस इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का सोर्स होता है, वो आपको बता दिया। पल्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं, तुड़ की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम जो है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब इनमें से कुछ जो क्रॉप्स हैं वो खरीफ क्रॉप है, कुछ क्रॉप जो है वो राबी क्रॉप है। आप उसको देख लीजिए, ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट समझ लीजिए, आप आपके लिए है कौन कौन सी में से खरीफ है, कौन कौन सी राबी है, ठीक है। पल्सीज की एक खास बात होती है, इनको बहुत ज्यादा मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक ठाक मॉइस्चर में भी इनका काम चल जाता है। और पल्सीज की एक और खास बात होती है, पल्सीज के जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, इनके रूट्स में एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जहां पे पल्सीज ग्रो की जाती हैं वो सोइल काफी फर्टाइल हो जाती है, बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा आप वहां पे नाइट्रोजन की काफी ज्यादा हो जाता है। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, है ना। राइजोबैक्टीरिया जो है उसका नाम होता है बैक्टीरिया का, और भी बैक्टीरियाज होते हैं जो पल्सीज के यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने किसी खेत में अगर पल्सेस, उड़द, मूंग वगैरह आपने लगा दी है, तो डेफिनेटली वहां पे उसके बाद जो अभी क्रॉप वहां पे लगाओगे उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि उसको काफी कम यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होगी। कहाँ पे ग्रो किया जाता है, मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक वगैरह में काफी ज्यादा पल्सेस ग्रो की जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि फूड क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स, इनके अलावा और कौन कौन सी जो है इंडिया में फूड क्रॉप्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम दीज मेज और ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट एंड ऑल दैट। तो पहली बात होता है आपका शुगर केन। शुगर केन जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। और शुगर केन को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। शुगर केन को यूज किया जाता है जब आप इससे कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे शुगर आपने बनाया, गुड़ या जैगरी वगैरह आपने बनाया, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। शुगर केन जो है को ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रोथ की जा सकती है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, तो दोनों है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कहां पे ग्रो होता है, हॉट क्लाइमेट्स में और ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब जहां पे काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो दोनों जगह पे ग्रो किया जा सकता है।
शुगर केन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब लगभग गर्म जगह पे ही होता है, टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं होता है। कितना रेनफॉल चाहिए, 75 किलोमीटर से सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, मतलब आपका ठीक ठाक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पानी की भी। अगर वो बारिश से, मानसून से या रेनफॉल से हो जाता है तो काफ़ी है, लेकिन अगर वो रेनफॉल से काफ़ी नहीं होता तो फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इरीगेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे नेचुरल पानी भी खूब सारा है, लेकिन आपको इसको एक्स्ट्रा इरिगेशन भी प्रोवाइड करवा देते हो। जैसे हरियाणा या पंजाब में शुगर केन आप लगाओगे तो वहाँ पे पानी कैसे दोगे, इरिगेशन के थ्रू दोगे ना। तो अलग अलग वैरायटी की सोइल में पैदा हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैनुअल काम की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, है ना। और एक साल लगता है शुगर केन को प्रॉपरली ग्रो होने में। इंडिया में जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो शुगर केन है वो ब्राजील के बाद, ब्राजील में सबसे ज़्यादा शुगर केन होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे खंडसारी, शुगर, गुड़ वगैरह इससे बनाया जा सकता है। कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। देखिए इसमें जो नदर्न स्टेट्स की जो है वो उत्तर प्रदेश का नाम है, बाकी सारी जो बची हुई हैं वो जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब सदर्न स्टेट्स हैं, है ना। पंजाब हरियाणा में भी होता है, बिहार में भी होता है। बेसिकली शुगर केन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी जाना जाता है। अब यहां से यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी चीज से। उसने कहा उस यूपीएससी के क्वेश्चन में दैट डिस्कस द रीजंस दैट व्हाई इन रिसेंट टाइम शुगर केन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड इन द सदर्न स्टेट्स एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। क्योंकि महाराष्ट्र जो है पिछले कुछ सालों में शुगर केन के मामले में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। इसका रीजन क्या है, क्यों महाराष्ट्र में, कर्नाटक में शुगर केन की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, पहले तो नहीं थी, पहले तो उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। ये जो है आपको यहाँ पे कारण जानने की जरूरत है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। 4-5 पॉइंट भी अगर आप ढूंढ लोगे, उनको एक्सपेंड अगर आप कर दोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। चलिए, शुगर केन के अलावा बात करता है ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं रेप सीड की बात करते हैं, ग्राउंड नट की बात करते हैं, सीजम, कोकोनट जो है, सोयाबीन, इनकी हम लोग बात करते हैं जब हम ऑयल सीड की बात करते हैं। ऑयल सीड आपको क्यों रिक्वायरमेंट होती है, भैया आपको खाना भी तो बनाना है ना, तो तेल में ही खाना बनेगा, बिना तेल के तो खाना बनेगा नहीं, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है। और भी, और क्या सिर्फ खाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा भी नहीं है। खाने के अलावा जो आपके ऑयल सीड होते हैं इनको और कई सारे पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब ऑयल सीड के मामले में जो है इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे आता है चाइना, ठीक है। रेप सीड के मामले में इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, पहले नंबर पे आता है कनाडा, फिर आता है आपका चाइना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ऑयल सीड का खाने के लिए तो यूज करते ही, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा साबुन वगैरह बनाने में, कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, अलग अलग तरह के तेल वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ग्राउंड नट जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, याद रख लेना इसको, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और जो है गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में भी, आंध्र प्रदेश में भी ग्रो किया जाता है। लिनसीड और मस्टर्ड की अगर आप बात करते हो तो लिनसीड और मस्टर्ड ये राबी क्रॉप है, लेकिन ग्राउंड नट जो है वो खरीफ क्रॉप है। तो जो आप वो लिस्ट बनाओगे ना, राबी वाली, खरीफ वाली और जायद वाली, उस कॉलम के अंदर आप वो भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास चाय आती है, टी जो है ये भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में लोग चाय नहीं पीते थे। आज तो चाहे आपका चाय नेशनल ड्रिंक है, लेकिन उस समय नहीं था, ठीक है। खैर, थैंक्स टू ब्रिटिशर्स हम लोगों को चाय देके गए। ब्रिटेन में तो आज भी चाय बहुत बहुत फेमस है और पी जाती है। अमेरिका वगैरह में लोग कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खैर, तो चाय जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, वो तो बात हो ही गई, ठीक है। उसके अलावा चाय जो है एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा होती है। चाय के लिए जो आपको एकदम डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए, मतलब ड्राई सोइल नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी जो है उसके अंदर पानी होना चाहिए। अब चाय के लिए खास बात ये भी है कि चाय के लिए पानी, सोइल के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक गया तो वहां पे टी अच्छे से ग्रो नहीं होगी, ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसके अलावा जो वहां की सोइल होती है वो रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए, मतलब अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हो गई। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड द मोस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब ट्री को ग्रो करने के लिए फ्रोस्ट नहीं चाहिए भैया, तो ठंडी जगह पे टी ग्रो नहीं हो सकती।
स्लोपी एरिया में होती है, पहाड़ी एरिया में होती है, लेकिन उस पहाड़ी एरिया में होती है जहां पे गर्मी होती है, जैसे आसाम वाले रीजन में, दार्जिलिंग वाले रीजन में, क्योंकि वहां पे जो बारिश होती है ना, वो उसका पानी रुकता नहीं है, वो लगातार बहता रहता है स्लोप के ऊपर। हिमालय में थोड़ी टी होगा। अगर आप बात करोगे उत्तराखंड में, हिमाचल में, यहाँ पे टी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे फ्रोस्ट होता है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। खैर, आगे कहता है फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। साल भर जो है हल्का फुल्का बारिश की इसको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना भैया, वो तभी मुलायम होते हैं, अदरवाइज इसके पत्ते बहुत हार्ड हो जाते हैं। अब टी के जो पत्ते होते हैं, चाय के जो पत्ती होती हैं, वो काफी लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि एक एक पत्तियों को आपको चुनना पड़ता है। उसके लिए जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, और वो जो लेबर होती है ना, वो काफी स्किल्ड होनी चाहिए, उसके पास अच्छा खासा स्किल होना चाहिए। ठीक है। और जो चाय के जो पत्ते होते हैं, वो ज्यादा दिनों तक वेट नहीं कर सकते, इसीलिए चाय के पत्तों से जो चाय की पत्ती बनाई जाती है, वो आपकी उसी जगह पे बनाई जाती है जहां पे वो प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि उसकी फ्रेशनेस बनी रहे। ऐसा नहीं होगा कि आपने दार्जिलिंग से पत्ते लाए और उसको मुंबई में ट्रांसपोर्ट करके लेके आए और मुंबई में उसकी पत्ती बनाओगे, चाय पत्ती बनाओगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो मुंबई में आएगी तो उसकी फ्रेशनेस, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। कहाँ पे ग्रो की जाती है? आसाम में, दार्जिलिंग में, ठीक है, जलपाईगुड़ी वगैरह डिस्ट्रिक्ट में उसको किया जाता है। 2016 के हिसाब से अभी भी इंडिया जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे आता है चाइना। कभी कभी श्रीलंका इंडिया को ओवरकम कर लेता है, वो आप थोड़ा डेटा, अपना लेटेस्ट डेटा देख लीजिएगा। बात करते हैं कॉफी की। तो चाय की तरह इंडिया में खैर कॉफी इतनी वो तो पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इंडिया में जो कॉफी ग्रो की जाती है दोस्तों, पूरी दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। चाय की तरह इंडिया में कॉफी भी ब्रिटिशर्स लोग ही लेके आए थे, और वो कहां से लेके आए थे? अरब से, अरेबिया से लेके, खासकर इथोपिया से। ठीक है, इथोपिया से वो टी इंडिया में है, जिसे कहा जाता है अरेबिका। इंडिया में दो तरह की कॉफी को ग्रो किया जाता है, एक होती है अरेबिका, एक होती है रोबस्ता। तो अरेबिका जो है, जैसे यमन से या इथोपिया वगैरह से, उधर से हम लोग ईस्टर्न अफ्रीका से लेके आए थे, जो दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉफी सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस की थी? कर्नाटका में जो बाबा बुडान हिल्स हैं, वहां पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नीलगिरी की पहाड़ियों में बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। आज भी इंडिया में कॉफी ज्यादातर वहीं पे प्रोड्यूस होती है। अब बाबा बुडान हिल्स में ना, केरला कर्नाटका वाले रीजन में प्रोड्यूस होती है। तो जो आपका जो सीसीडी होता है ना, कैफे कॉफी डे, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसके लिए जो ज्यादातर कॉफी आती है वो भी उसी एरिया से आती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे है ना, अलग अलग फसलों की पिक्चर वगैरह दिया हुआ है, तो कोई खास चीज़ नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियों की बात कर रहा है, सब्जियों की बात कर रहा है, फूलों की बात कर रहा है, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट, उसके बारे में बात कर रहा है। हॉर्टिकल्चर के मामले में इंडिया जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। ठीक है। जैसे मैंगो के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। भैया इंडिया तो कहा ही जाता है लैंड ऑफ मैंगोज, है ना। ऑरेंज के मामले में जो है नागपुर और चिरापुंजी काफी फेमस हैं। नागपुर को कहा जाता है कि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरेंज होती हैं, फिर वहाँ से आप ऑरेंज वगैरह होती है, मौसमी एंड ऑल दैट, अंगूर भी होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे वाइन्स बनाई जाती हैं नागपुर के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। उसके अलावा जो है लीची और गवावा के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार काफ़ी पॉपुलर हैं। पाइनएप्पल के लिए जो है मेघालय में होता है। आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे ग्रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तेलंगाना में भी ग्रेप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसको तो देख लीजिएगा। उसके अलावा जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जैसे आपका एप्पल्स वगैरह हो गया, एप्रीकोट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हिमालयन रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में, जिसको एज अ फूड कंज्यूम नहीं किया जाता है, दूसरे पर्पज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे एक आपका आ जाता है रबड़। ठीक है, रबड़ कहता है कि रबड़ जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है। तो डेफिनेटली अगर वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या है कि हाई रेनफॉल चाहिए, इसको हाई रेनफॉल चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी तो इक्वेटोरियल बोल रहे हैं ना। तो इंडिया में ये कंडीशन कहाँ पे मिलेगी आपको? हिमालय में तो मिलेगी नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो मिलेगी नहीं, कहां पे मिलेगी? मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो अपर रीचेस की मैं बात कर रहा हूं, लोअर रीचेस में तो मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपको पाया जाता है बेसिकली केरला वाले रीजन में। ठीक है, रबड़ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर भी होता है, रेनफॉल भी होता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो जैसे मेघालय वाले रीजन में, क्योंकि वहां पे भी काफी ज्यादा रेनफॉल होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। या फिर आप अंडमान निकोबार की बात करो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रबड़ ग्रो की जाती है, लेकिन केरला इस मामले में नंबर 1 है। कितना रेनफॉल चाहिए? लगभग 200 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा का रेनफॉल चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 2500 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ रबड़।
ठीक है, बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप जैसे मतलब कॉटन, जूट, हेम्प जो है नेचुरल सिल्क। सिल्क जो किसी पेड़ पे नहीं उगता है, सिल्क के लिए कोई पेड़ नहीं होता है, सिल्क के लिए जो है दोस्तों एक कीड़ा होता है, कीड़ा, सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं। तो वो जो सिल्क वॉर्म होता है ना, एक पेड़ होता है मलबरी, उस मलबरी के पत्तों को खाता है, उस मलबरी के पत्तों को खाता है सिल्क वॉर्म। जब वो बड़ा होता है तब उस सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। सिल्क ऐसा किसी पेड़ से यूज नहीं लिया जाता है। कॉटन है, जूट है, डेफिनेटली वो लिया जाता है। और सिल्क को प्रोड्यूस करने की जो एग्रीकल्चर होती है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करता है कॉटन के बारे में। कॉटन जो है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसपे सबसे पहले कॉटन को ग्रो किया गया था और कॉटन के कपड़े बनाए गए थे, कॉटन का भरपूर यूज किया गया था। कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खूब सारा कॉटन यूज होता था और यहां से दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता था। इवन आज के समय में इंडिया का कॉटन जो है दुनिया भर में फेमस माना जाता है। मतलब पिछले कई हजारों सालों से इंडिया में कॉटन यूज किया जा रहा है। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। कॉटन कहां पे प्रोड्यूस होता है? कॉटन होता है आपका ब्लैक सोइल के अंदर। और ब्लैक सोइल आपकी कहाँ मिलती है? जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है या आपका जो तेलंगाना कर्नाटक वाला रीजन है ना, थोड़ा मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे आपको ब्लैक कॉटन सोइल मिलती है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पार्ट में कर चुके हैं, कौन कौन सी सोइल हमें कहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ से डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इस बार, है ना, ब्लैक कॉटन सोइल को लेके। ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो इस बार जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ब्लैक कॉटन सोइल वाला, कि वो वल्केनिक वाला, देखिए ये पूछा गया ना डायरेक्ट क्वेश्चन। द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया। तो एनसीईआरटी में कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इट्स अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, इसको तैयार होने में कम से कम 6 से लेके 8 महीनों का समय चाहिए और 6 से 8 महीने तक लगातार आपको बढ़िया सनशाइन चाहिए, फ्रोस्ट नहीं होना चाहिए। अगर फ्रोस्ट हो गया तो कॉटन समझो खराब हो जाएगा। तो कहां पे होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड ऑल दैट, यहां पे आपको कॉटन की आपको देखने को मिलता है। पंजाब हरियाणा में भी कॉटन होता है, उत्तर प्रदेश में भी कॉटन होता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी कॉटन होता है वो बेसिकली आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ही होता है, जहां पे आपको ब्लैक सोइल पाई जाती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, जूट की बात करते हैं। जूट को दोस्तों कहा जाता है गोल्डन फाइबर, याद रहेगा, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। जूट का हम लोग ना कई चीजों में यूज करते हैं, जैसे जो बोरी होती है, सैक होती है, या बैग वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, वो उसके लिए हम लोग जूट का यूज करते हैं। जूट के लिए क्या क्या चाहिए? जूट के लिए जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छी खासी फर्टाइल सोइल होनी चाहिए, बारिश भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ड्रेन्ड होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मतलब फ्लड प्लेन में आप इसको कर सकते हो। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में, मेघालय में आपको जूट आप ग्रोथ करते हो। बेसिकली वेस्ट बंगाल जो आपका पहले तो बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था ना, तो बांग्लादेश वाला जो रीजन था और जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन था, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा जूट पैदा होता था। तो जूट इंडस्ट्री जो है ना आज भी वहीं पे कंसंट्रेटेड है, आज भी जूट सबसे ज्यादा वहीं पे ग्रो किया जाता है। हालांकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि जो ज्यादातर जो जूट ग्रोइंग रीजन्स थे वो बांग्लादेश के अंदर थे, लेकिन ज्यादातर जो जूट इंडस्ट्री थी वो कलकत्ता में सिचुएटेड थी। आजादी के बाद क्या हुआ, जूट ग्रोइंग रीजन चले गए बांग्लादेश में और जूट इंडस्ट्री रह गई इंडिया में। तो बाद में इंडिया में बिहार वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में जूट को ग्रो किया जाने लगा। पहले सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले रीजन में हल्का फुल्का इधर उधर किया जाता था। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी आपको मैंने बता दिया है। जूट इंडस्ट्री के ऊपर लगातार चैलेंज बन रहा है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है, आजकल लोग सिंथेटिक फाइबर का ज्यादा यूज करते हैं, है ना, पॉलीथीन का यूज करते हैं या कुछ और प्लास्टिक का यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर ज्यादा डिमांड में है आजकल, तो इसीलिए जो जूट की इंडस्ट्री हो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है टेक्नोलॉजिकल एंड द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कहता है, इट इज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर द 1000 ऑफ ईयर्स। डेफिनेटली बहुत सालों से इसका यूज किया जा रहा है। सस्टेन्ड यूज ऑफ द लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लेकिन ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हम लोग जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं वो काफी खराब है। जैसे
इंडिया में क्या समस्या है? इंडिया में समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग मानसून के ऊपर बेसिकली ज़्यादा डिपेंड करते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, छोटे किसान ऐसे हैं जो महंगा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो छोटे किसान होते हैं। तो वो तो बेचारे बेचारे नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और इसी वजह से उनकी जो लैंड होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। आज भी इंडिया में जो है 60% के लगभग लोगों का जो रोजगार होता है, जो वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो उसके लिए क्या किया गया? सरकार ने कुछ कदम उठाए, कलेक्टिवाइजेशन किया गया, मतलब जो छोटे छोटे खेत थे उनको जोड़ के बड़ा खेत बनाया गया, इसे कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन। जैसे मान लो मैं किसान हूं, मेरी थोड़ी सी जमीन यहाँ पे है, थोड़ी वहां पे है, थोड़ी वहां पे है, तो मुझे समस्या थी, तो सरकार ने किया गया, मुझे उनकी सारी जमीनों को कलेक्ट कर दिया गया, तो मुझे एक ही जगह पे जमीन दे दी गई, जिसकी वजह से अभी मैं वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब भी यही है कि कंसोलिडेट कर दिया गया मेरी होल्डिंग्स को जो अलग अलग जगह पे थी। कोऑपरेशन बात किया गया, मतलब जैसे आपका अमूल है, वो भी एक कॉर्पोरेटाइजेशन है ना, तो कोऑपरेट करके बहुत सारे लोग आपस में खेती बाड़ी करते हैं। अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, वो सारी चीजें हुई। तो आजादी के बाद इंडिया में जो है लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे हुई। तो वो लैंड सीलिंग यहाँ पे हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो वो सारी की सारी चीजें इसने यहाँ पे बता रखी हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे मिल्क की बात कर रहा है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही सफिशियंट नहीं है, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल एनिमल को भी पालना जरूरी है, क्योंकि एनिमल जब आप एग्रीकल्चर के साथ साथ करते हो, मिक्स्ड फार्मिंग करते हो, तो आपकी इनकम ज्यादा होती है डेफिनेटली। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो गई। उसके अलावा कहता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई दोस्तों कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हुआ, जैसे हरियाणा पंजाब वगैरह में हुआ। अभी भी बहुत सारे स्टेट जो हैं वो पीछे छूट गए, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला रीजन वो पीछे छूट गया, जिसकी वजह से जो है वो सोसाइटी में इनबैलेंस यहाँ पे हो गया। उसके अलावा सरकार ने क्या किया, इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराया गया, ग्रामीण बैंक्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को वो सब दिया गया, किसानों को जो है सस्ते लोन दिए गए बैंकों से, वो सारे सारे स्टेप्स सरकार ने लिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, वो सब सरकार ने चलाया ताकि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। उसके अलावा रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो किसानों को अवेयर करवाते हैं हर चीज़ के बारे में, है ना। सैटेलाइट चलाया गया और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप मौसम की जानकारी एडवांस में ले सकते हो। एमएसपी को स्टार्ट किया गया सरकार के द्वारा, ताकि किसानों को एक बढ़िया अपनी कीमत मिले फसलों की। उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह किया गया, जिसको लेकर भी जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एक बहुत बढ़िया टर्म के बारे में बात की गई है, भूदान कहा गया इसको। भूदान, देखिए भूदान क्या है, मतलब भू मतलब भूमि, मतलब लैंड, और दान मतलब उसको दान करना, डोनेट करना। तो भूदान मतलब डोनेशन ऑफ द लैंड। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन में आप किसी तरह का रिटर्न थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो। डोनेशन का मतलब होता है कि अब आप हमने दे दिया तो दे दिया, है ना। तो गांधी जी हमेशा बिलीव करते थे विलेज सफिशिएंसी के अंदर, बिलीव करते थे कि हर विलेज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ऐसा गांधी जी बिलीव करते थे। तो गांधी जी हमेशा ही एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में बिलीव करते थे। तो गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे जिनका नाम था विनोबा भावे। गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर भी माना था। स्पिरिचुअल हेयर मतलब ये उनके वारिस हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल वारिस हैं, प्रॉपर्टी के वारिस नहीं है। गांधी जी के पास तो वैसी प्रॉपर्टी नहीं थी, खैर। तो गांधी जी हमेशा बिलीव करते थे ग्राम स्वराज्य के अंदर, मतलब हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के मरने के बाद विनोबा भावे ने उस जिम्मेदारी को संभाला, और गांधी जी के मरने के बाद विनोबा भावे ने गांव गांव यात्राएं की, पद यात्राएं की, और उन्होंने से गांव को एक सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक उन्होंने लोगों से अपील की। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब आंध्र प्रदेश में वो किसी गांव में थे, पोचमपल्ली में थे, तो कुछ जो लैंडलेस लेबरर्स थे, गांव वाले थे जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं थी, उन्होंने विनोबा भावे से अपील किया कि सर आप जो जमींदार लोग हैं उनको बोलिए कि थोड़ा सा लैंड हमें दे दें। खैर, उस समय क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने क्या किया, अपना 80 एकड़ लैंड वो लैंडलेस लेबरर्स को अपने गाँव में दे दिया। तो जब इस मूवमेंट को कहा गया भूदान, भूदान में क्या होता है, जो जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, बड़े जमींदार होते हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी लैंड का कुछ हिस्सा उन लोगों को दे देते हैं जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं।
है ना, और ये हमेशा के लिए दे देते हैं। इट्स लाइक अ ग्रांट, इट्स लाइक अ डोनेशन। इसे कहा गया भूदान, इसे कहा गया ब्लड लेस रेवोल्यूशन। प्रीलिम्स के पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है, ब्लड लेस रेवोल्यूशन, भूदान ग्रामदान। क्या कहते हैं? भूदान ग्रामदान। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, विनोबा भावे से रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड है, ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा आपको। हालांकि सरकार ने भी एक लैंड सीलिंग एक्ट चलाया था, उस तब भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने ये किया था, लेकिन बेसिकली जो अपनी मर्जी से देते हैं उसे कहा जाता है भूदान ग्रामदान। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में आज भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जब आप जीडीपी की बात करते हो तो जीडीपी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है बेसिकली। तो कहता है कि 2010-2011 में 52% लोगों की एम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट करती थी, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ने काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है। तो लेकिन अभी भी हम लोगों को एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट तो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो डेवलप हो रहा है तो एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है आज हम लोगों को, क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट सेक्टर में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो मॉडर्नाइज करने की जरूरत है इंडिया की एग्रीकल्चर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया, कई सारे कदम उठाए सरकार ने इंडिया के एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। जैसे आईसीएमआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाए गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ओपन की गई है ना, वेटरनिटी सर्विसेज स्टार्ट किया गया। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं। अगर आप देखिए, अगर आप जीडीपी शेयर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो जो है इंडियाज, अगर आप ग्रोथ की बात करते हो तो 2013-2014 में इंडिया में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो थी 4.2%। 2014-2015 में ये माइनस में चली गई, 2015-16 में 1.1%। ठीक है, अभी भी ये 1 और 2 के आसपास ही है। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री को देखो तो इंडस्ट्री जो है लगातार ग्रो कर रही है। अगर आप सर्विसेज को देखो तो सर्विसेज भी लगातार ग्रो कर रही है। इसका मतलब इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन पे है। डिक्लाइन पे ऐसा कहा जाता है, अगर इंडिया को ओवरऑल अगर 8% पे ग्रो करना है तो एग्रीकल्चर को कम से कम 4% पे ग्रो करना पड़ेगा। बिना एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, ये सीधी सीधी सी बात है। अब इंडिया में एग्रीकल्चर का डिक्लाइन क्यों हो रहा है, ये यहां पे बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए कई कारण इन्होंने बताए हैं। पहला कारण तो यह है कि जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती थी किसानों को सपोर्ट करने के लिए, वो सब्सिडी धीरे धीरे कम की जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है किसानों का, और उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो भी कम हो रहा है। उसके अलावा सरकार ने क्या किया, जो इंटरनेशनली हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से क्या हुआ, जो विदेशों से सामान आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सस्ता हो गया, और इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो महंगे हो गए, जिसकी वजह से भी हमारी एग्रीकल्चर को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। और इसी वजह से जो फार्मर जो हैं वो अपनी एग्रीकल्चर के अंदर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर रिटर्न नहीं है। भैया जिस चीज के अंदर रिटर्न होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे, बिना रिटर्न के इन्वेस्टमेंट थोड़ी करोगे, है ना। तो यहाँ पे वो बड़ी समस्या है। तो एक ये चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कहता है when farmers have been facing so many problems and the land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunities in agriculture sector? Can we think of alternative employment opportunities in agriculture sector? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पूछ रहा है आपको alternative employment opportunities। सोच के बताओ। ठीक है, तो इसमें हम लोग कई नई चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ना और पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है मेंशन कर सकते हैं, और कई सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक आगे इन्होंने एक और बहुत बढ़िया आंसर दिया है, उसके बारे में भी बताऊंगा, जो आप इस यहाँ पे फैक्ट को यूज कर सकते हो। खैर, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमिना नहीं है, हमेशा से ही चला रहा था, कॉलोनियल टाइम से भी चला जा रहा है, उससे पहले भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट, जो स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत सारी दुनिया में आज भी फेमस है, पहले भी फेमस था। ठीक है, स्पाइस जो है इंडिया में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम जो इंडिया बाहर एक्सपोर्ट करता है। ब्रिटिश समय में क्या होता था, हम लोग
कॉटन को यहाँ पे इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री है काफी ज्यादा डेवलप्ड थी। क्यों थी? क्योंकि जो इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस होता था एज ए रॉ मटेरियल, उसको ब्रिटेन जो है वो अपने वहां पे लेके चला जाता था। ब्रिटेन में वहां पे मैनचेस्टर में और लिवरपूल में कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। तो वो लोग क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते थे, ब्रिटेन में जो है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और फिर वापस उसको इंडिया में बेच देते थे। तो वो सारी की सारी चीजें थी। अब बाद में क्या हुआ, बाद में जब मैनचेस्टर और लिवरपूल में जब इंडिया से ब्रिटिश लोग चले गए तो वो मैनचेस्टर लिवरपूल ने उन्होंने इंडिया से कॉटन खरीदना बंद कर दिया। तो थोड़ी सी समस्या हमारे यहाँ पे हो गई, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे समय लगा। इवन चंपारण में जो सत्याग्रह जो मूवमेंट हुई थी गांधी जी ने की थी 1917 में, वो भी इसी के लिए की थी, क्योंकि चंपारण के अंदर जो फार्मर्स थे उनको इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाता था, जिसकी वजह से वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। वो सारी की सारी चीजें हैं। तो ब्रिटिश समय से ही जो है ये सारी चीजें चल रही हैं। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट यानी कि कॉलोनाइजेशन का इंपैक्ट, उसकी बातें हो रही हैं। खैर ये तो सारी चीजें हो गई। अब 1990s में जब से 1995 में तो क्या आ गया था, WTO आ गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है पूरी दुनिया में ट्रेड बैरियर्स को लगभग खत्म कर दिया गया। उसके बाद इंडिया के लिए अलग ही चैलेंज यहाँ पे इकट्ठे हो गए। कैसे? जब से WTO मार्केट में आया है तो जो यूरोपियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आने लगे। इंडिया में जब वो आए तो वो सस्ते रेट पे आए, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, क्योंकि उसको वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा। तो ये बड़ी समस्याएं होगी। क्योंकि यूरोप के अंदर दोस्तों क्या किया जाता है, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहां पे फार्मर्स जो है ना उनको बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है उनकी सरकारों के द्वारा। इसी वजह से वहां के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में सस्ते हो गए। तो इंडिया वाले तो सस्ता उनका खरीदेंगे ना, अपना थोड़ी खरीदेंगे। तो वो थोड़ी सी समस्या यहाँ पे हो गई। हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, एक उनके साथ ये थोड़ी सी समस्या है। यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं कि जो, तो देखिए वो मैंने आपको बता दिया कि हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर उन कंट्रीज में की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट इसने पूरे का पूरा यहाँ पे बता दिया है ना, वो ट्राइंग एक्वीफर्स एंड ऑल दैट, और समस्याएं हैं इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी खत्म हो गया, आपकी जो सोइल है वो अनप्रोडक्टिव हो गई, बायोडाइवर्सिटी कम हो गई, वो अलग से इन चीज़ें वो बता रखी हैं। यहाँ पे ऐसे जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी जो पूछा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छा ये तो उसका हो गया ना, एग्रीकल्चर वाला नहीं है, एग्रीकल्चर वाला ये है। तो यहाँ से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो है ब्लैक ग्राम एंड ऑल दैट। ठीक है, क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, GM मस्टर्ड, अरे ये तो मैंने किया था, ऐड तो मैंने किया था, खैर नहीं हुआ होगा। खैर एनीवेज, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इसने हल्का फुल्का बताया है। तो हम लोग जो है यूरोप की बात कर रहे थे। यूरोप में उनको बिकॉज सब्सिडी दी जाती है, तो इसलिए उनके प्रोडक्ट जो है इंडिया में सस्ते हो जाते हैं और इंडियन एग्रीकल्चर को नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। हालांकि सारा इंपैक्ट नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो भी यूरोपियन कंट्री में और गल्फ कंट्री में बेचे जाते हैं। स्पेशली बासमती राइस या कॉटन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं इंडिया के। खैर आगे बढ़ते हैं। कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड? देखिए यहाँ पे क्या है, ये जीन मॉडिफाइड सीड यूज क्या होता है? जीन मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी स्पीसीज के जेनेटिक्स में, मतलब उसके जो है डीएनए के अंदर चेंज कर देते हो। जब आप उसके डीएनए के अंदर चेंज करते हो तो उसकी उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक वीट का जो हम लोगों ने सीड लिया। अब ये जो वीट की जो वैरायटी है ना, ये वाली जो सीड, मान लो सीड ए, ये वैरायटी जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती है और इसमें बीमारियां भी बहुत ज्यादा लगती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सीड को लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, इस सीड के डीएनए में हल्का फुल्का चेंज करते हैं। उस चेंज करने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये जो नया सीड बनता है वो नया सीड जो है ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है, उसमें बीमारियां भी कम लगती हैं, कम पानी जो है खर्च करता है। तो इसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। तो क्या हम लोग इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को भी यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया में नहीं करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा रिसर्च वगैरह करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली इसको हम लोग और ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंडिया को अभी किस चीज की रिक्वायरमेंट है इस अकॉर्डिंग टू दिस? इसका कहना है, इसने कुछ ना साउथ अमेरिकन कंट्रीज के या फिर और वेस्टर्न कंट्रीज के एग्जांपल लिए। इन्होंने कहा है कि क्यों ना हम लोग इंडिया में ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ज्यादा मिलती है, रादर देन राइस और व्हीट, है ना। ऐसी फसलों को ग्रो करें
जैसे आप जट्रोफा को कर सकते हो, जजोबा को कर सकते हो, है ना। हाई वैल्यू क्रॉप्स जो होती हैं अब उनको ग्रो कीजिए। जैसे अमेरिकन कंट्री करती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी कंट्री में हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करती हैं और जो खाने पीने की जो फसलें होती हैं, जो व्हीट होता है, वो राइस होती है, उसको इंपोर्ट करती हैं। तो क्या इंडिया उस मॉडल को नहीं अपना सकता? ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो ज्यादातर फोकस है वो फूड के ऊपर रहता है। तो जैसे इटली, इजराइल, चिली, ये लोग क्या करते हैं, जो हाई वैरायटी जो चीजें होती है जैसे फ्रूट्स, ओलिव्स, है ना, इनके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि यहां से ज्यादा पैसा आता है। तो इंडिया भी तो ऐसा कर सकता है ना। तो क्या इंडिया उस मॉडल को अप्लाई कर सकता है? पहली बात तो ये है। क्या करना चाहिए? दूसरी बात ये है। देखिए, दोनों ही चीजें हैं इसकी, दोनों ही इसके पक्ष हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया इस मॉडल को नहीं अपना सकता क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर बाई चांस कभी ड्रोट आ गया, तो जैसे मान लो आपने कोई एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से उसको चेंज कर दोगे आप। उसको चेंज करने में समय लगता है। अब मान लो इंडिया में अच्छी मॉनसून नहीं हुई 2-3 साल, तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। पॉपुलेशन भैया बहुत ज्यादा है, इसलिए रिस्की है, रिस्की है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से इरिगेशन की फैसिलिटी यहां पे मिल गई अच्छे खासे तरीके से, और तब आप जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी लगा सकते हो। आप उस मॉडल को अपना सकते हो, या फिर इंडिया में कुछ रीजन्स के अंदर आप इस अप्रोच को अप्लाई करके देख सकते हो। अगर वहां से बेनिफिट मिलता है तो फिर लार्ज स्केल पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आपका इसमें ओपिनियन क्या है? आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं। तो इस तरह से हम लोग अपनी 4th यूनिट को कवर करते हैं। एग्रीकल्चर की यूनिट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासेस में स्पेशली 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी होगी उसमें हम लोग इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो और भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।